हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। भारत के अपवाह तंत्र के को हम स्टडी कर रहे थे, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में गंगा नदी तंत्र को स्टडी कर लिया था, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से शुरू करेंगे। देखिए, कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, कैलाश पर्वत से, ठीक। और लद्दाख में इसको सांगपो, असम में घियांग और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, ठीक है। 1346 किलोमीटर की इसकी क्या है, लेंथ है भारत में, ठीक। और ये कहाँ मिलती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है, जाके इसका जो अपना जल प्रवाहित करती है गंगा नदी में, ठीक। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, ठीक। उसके बाद मानस है, संकोश है, ठीक। और बस इसमें और कोई बांध वगैरह नहीं है, तो ये ठीक है, बस इतना ही इसमें देखना है। इसके अलावा देखिए तीस्ता भी है, बुरही, दिसांग, बस। अच्छा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं गोदावरी रिवर को, निकलती कहाँ से है ये? सबसे पहले तो इसको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं, ठीक। नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से, ठीक है। इसके बाद इसकी लेंथ है 1450, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रवर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और बिल्कुल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए। और एक बांध है इस पर, कौन सा? एनिकट बांध, ठीक। आगे चलते हैं कृष्णा रिवर की तरफ। देखिए, निकलती कहाँ से? ये महाबलेश्वर के पास से, पश्चिमी घाट से निकलती है ये, ठीक है। 1400 लेंथ है इसकी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी और मुनेरू, ये इसकी सहायक नदियां हैं। श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध और धूम बांध, ये कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी की दो सहायक हमने पढ़ा, तुंगभद्रा। बेसिकली ये तुंगभद्रा दो नदियां हैं, तुंग और भद्रा, ठीक। तुंग और भद्रा नदियों से मिलकर बनी है ये, ठीक है। पश्चिमी घाट से भी, ये दोनों भी पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। 640 किलोमीटर इनकी क्या है, लेंथ है। और मलप्पुरम बांध है किस पे? तुंगभद्रा नदी पे, ठीक। नेक्स्ट है कावेरी, कर्नाटक राज्य में से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और 805 किलोमीटर लेंथ है इसकी। इसकी सहायक नदियां हैं हरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती, लक्षण तीर्थ, काविनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल, ठीक है। आगे देखते हैं पेन्नार नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये, ठीक। और कुछ नहीं जानना इसके बारे में। नर्मदा, इसको देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं नर्मदा के। मेकल सूता या शंकरी या रेवा, नामोदास, सोमोदेवी, ये सारे के नाम किसके हैं? नर्मदा के नाम है ये, ठीक। स्क्रीन पे आप पढ़िए। उसके बाद देखते हैं कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ियों से ये निकल रही है और अरब सागर में ये गिरती है, भड़ौच में। बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिनदेसी, अर्रा, हथनी, देव और गोई, इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन बांध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, सरदार सरोवर है, ठीक। और तवा पर कौन सा है? रानीपुर बांध। उसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी, ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और पूर्णा, गिरना, बोरी, पजरा, ऊनर, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं।
उकाई बांध इसी पर है, काकड़ा पार भी इसी पर है, ताप्ती नदी पर। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और अच्छा, नर्मदा की लेंथ हमने नहीं देखी, ये देखिए 1312 किलोमीटर है इसकी लेंथ। ताप्ती की 724 है, महानदी की 857 है। ठीक है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोंक, ओंग, तेल, उसके बाद ब्राह्मणी, कोयल, सांक, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बांध कौन कौन से हैं इस पे? हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा बांध और बरोज बांध। ठीक है। नेक्स्ट है साबरमती। ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान से, अरावली पर्वतमाला से, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं सेई, हाथमाटी, वाकुल, वतरक, हरनौ, बस। उसके बाद फिर माही, ये विंध्य पर्वतमाला से निकलती है मध्य प्रदेश में, ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। सोम, अनास और पनप इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस पे बांध कौन कौन से हैं? वन कवोरी बांध और कदाना बांध। ठीक, तो हमने पूरी नदियों की लिस्ट देख ली। ठीक है। आज ब्रह्मपुत्रा से शुरू किया था, कल गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र को हमने देखा था। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालयन नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर होता है। देखिए, हिमालयन नदी जो है वो सदानीरा नदियों के उदाहरण है। सदानीरा नदियों से मतलब है कि इनमें वर्ष भर क्या रहता है? जल भरा रहता है। वर्ष भर पानी इनमें क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इनके उद्गम जो है वो हिमालय के हिमनद से होते हैं और मानसून वर्षा से भी ये जल प्राप्त करती हैं। ठीक, हिमालयन नदियाँ अभी अपने युवावस्था में हैं, अतः यह पर्वतीय क्षेत्रों में क्षैतिज अपर्दन की तुलना में ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक कर रही हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, नदियाँ दो तरीके का अपर्दन करती हैं। अगर युवावस्था में है, युवावस्था कहने का मतलब है कि बहाव कैसा है? तेज होगा। ठीक है, तो बहाव जब तेज होगा तो ये मिट्टी को काट काट के क्या गहरा करती जाएंगी। ठीक है, मतलब तो क्या हो गया? वर्टिकल अपर्दन हो गया, ऊर्ध्वाधर। ये मिट्टियाँ काटती हैं अपने फ्लो में, मिट्टियाँ ही नहीं, चट्टानों को भी काटने लगती हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इसमें। और जिसके कारण यह क्या है, किस चीज़ का निर्माण करती हैं? कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे महाखड्ड, गॉर्ज, छिप्रिका। छिप्रिका क्या है? देखिए, मान चलिए कि ढाल तेज हो और नदी बहुत फ्लो में बह रही हो। ठीक है, तो क्या होता है, अगर बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग आ जाए, सामने आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है नदी छिप्रिका का एग्जाम्पल, जो दिख रहा है ना कि यहाँ देखिए एक अवरोध आ गया यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो गया? नदी का फ्लो सडनली बढ़ जाता है। ठीक, जो इस टाइप का थोड़ी सी प्रवाहमय हो जाती है नदी, तो उसको क्या कहते हैं कि छिप्रिका का निर्माण किया इसने। तो कुल मिला जुला के इसको कहते हैं कि ये छोटा सा जलप्रपात होता है, बिल्कुल छोटा वाला। ठीक, तो ये क्या है कि जलप्रपात एवं समान प्रवाह के बीच की स्थिति है क्या? नदी की छिप्रिका। ठीक, तो नदियाँ कौन कौन से स्थलाकृतियाँ निर्माण कर रही हैं? एक तो महाखड्ड बना रही हैं, गॉर्ज बना रही हैं, छिप्रिका बना रही हैं, जलप्रपात और भी आकार की घाटी। ये सारे क्या है? ये अपर्दन जनित स्थलाकृति हैं, अपर्दन से बन रही हैं सारी स्थलाकृतियाँ। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अवसादन जनित स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं। मतलब नदियाँ जब अपना अवसाद कहीं जमा करती हैं, उससे भी कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए कि ये अपर्दन से कौन कौन सी बन रही हैं? महाखड्ड, या जिसको गॉर्ज भी कहते हैं, छिप्रिका, जलप्रपात और भी आकार की घाटी। देखते हैं थोड़ा इमेज के थ्रू। छिप्रिका देख लिया हमने। अब ये देखिए गॉर्ज है। गॉर्ज कहने का मतलब है कि नदी पहले कभी किसी काल में ऊपर प्रवाहित हो रही होगी, फिर इसने क्या किया है? इसने अपर्दन किया है। ठीक, काटती गई काटती गई काटती गई और अब यहाँ पहुँच गई है। ठीक, आने वाले टाइम में और नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं या महाखड्ड कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कैनियन। तो कैनियन जब परपेंडिकुलर अपर्दन जब होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में, तो उस महाखड्ड को क्या कहते हैं? उसको कैनियन बोल दिया जाता है। ठीक, यानी
90 डिग्री में जब अपर्दन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जलप्रपात, इसमें कुछ बताना नहीं है। उसके बाद ये देखिए भी आकार की घाटी, ये आपको भी शेप की वैली दिख रही है, भी। ठीक है। ये भी अपर्दन जनित स्थलाकृति है। फिर ये फर्दर जब और अपर्दन होता रहता है तो बाद में यही घाटी कैसी बन जाएगी, यू आकार की बन जाएगी। ठीक है। अब जब यही नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में अपर्दन की तुलना में निक्षेपण जनित स्थलाकृति अधिक बनाती हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो नदियाँ, हिमालयन नदियाँ जो हैं, वो क्या कर रही हैं कि पहाड़ी भागों में अपर्दन करती हुई आ रही हैं। मतलब पहाड़ से ये क्या लेके आ रही हैं, चट्टान, ठीक है, छोटे पत्थर, उसके बाद कुछ गाद। ठीक। वो इसको लेके जब ये मैदानी भागों में आती हैं तो क्या होता है, इनके प्रवाह में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कमी आने से क्या होता है कि अब ये मैदानी भागों में इन अवसादों को जमा करना शुरू करती हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है, तो मैदानी भागों में ये निक्षेपण जनित स्थलाकृतियाँ अधिक बनाती हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं निक्षेपण जनित के, जैसे जलोढ़ पंख है, बाढ़ का मैदान है, प्राकृतिक तटबंध है, विसर्प और मियांडर है। ठीक। ये अपर्दन जनित नहीं, निक्षेपण जनित स्थल रूप है। यहाँ गलत टाइप हो गया है, निक्षेपण जनित स्थल रूप है। तथा यही नदियाँ अपने मुहानों के पास अवसादों का निक्षेपण से डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये जलोढ़ पंख है। एक बार पढ़ते हैं इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। पर्वतीय ढाल से नीचे उतरती हुई नदी जब गिरिपथ यानी पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक, समीप, पहाड़ की सीमा के पास जब गिरिपथ के समीप समतल मैदान में प्रवेश करती हैं तब उसके वेग में अचानक कमी आ जाती है और उसके जल के साथ प्रवाहित होने वाले सैल खंड एवं जलोढ़क पर्वतीय ढाल के समीप निक्षेपित हो जाते हैं, जिससे पंखे के आकार की आकृति वाली अर्धवृत्ताकार स्थलाकृति का निर्माण होता है और इसे ही क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। कभी कभी जलोढ़ पंख कई मील लंबा हो जाता है तथा अन्य पड़ोसी नदियों द्वारा बनाए गए अनेक पंखों के साथ मिलकर एक बड़े मैदान का निर्माण करता है, जिसको पिडमॉन्ट मैदान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, पिडमॉन्ट। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पष्ट है। ये देखिए, ये नदी का फ्लो होगा इधर से कहीं। ठीक। नदी ने क्या किया है, अवसाद जमा कर करके ये पिडमॉन्ट मैदान बना दिया है। ठीक। एक क्लासिकल एग्जांपल है किसका, जलोढ़ पंख का। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये फ्लड प्लेन है नदी का। देखिए, इसके आसपास इसने गाद जमा कर रखा है, अवसाद छोड़ रखे हैं नदी ने। ठीक। तो ये पूरा क्या है, ये सब फ्लड प्लेन है नदी का, बाढ़ का मैदान है। इसके अलावा प्राकृतिक तटबंध, मतलब यही नदियाँ जब ला के अवसाद जमा करती हुई, छोड़ती हुई अवसाद आगे बढ़ती रहती हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये यहाँ की भूमि थोड़ी ऊँच हो जाती है तो खुद से एक तट का निर्माण कर लेती है, तटबंध का निर्माण कर लेती है। आपने देखा भी होगा, जब भी नदियाँ फ्लो होती हैं तो आसपास थोड़ी सी भूमि ऐसे ऊंची रहती है और उसके बीच से फ्लो करती रहती हैं नदियाँ। तो ये जो ऊंची भूमि है नदी के आसपास, इसी को क्या कहते हैं, तटबंध। और अगर ये प्राकृतिक रूप से बने, नदी द्वारा खुद बनाया जाए तो प्राकृतिक तटबंध। ये एक इमेज रहा आपके सामने। फिर विसर्प और मियांडर और साथ के साथ गोखुर झील। देखिए, विसर्प और मियांडरिंग नदी की वह अवस्था है जब नदी में क्या हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है। तो नदी जो है वो अवसाद लेके पूरा फ्लो कर नहीं पाती, तो क्या करती है, उसका फ्लो कम होता है और साथ में अवसाद रहते हैं तो नदी ऐसे ऐसे सर्पीले आकार में चलना शुरू करती है। ठीक। ये आपको सामने दिख रहा है, इसी को मियांडरिंग बोला जाता है। ठीक, या विसर्प। ठीक है। इस क्रम में क्या होता है कई बार कि नदी मान के चलिए कि यहाँ बह रही है तो ये यहाँ अवसाद जमा करती रहेगी। ठीक। अवसाद जमा करते करते ये खुद अपने ही मुहाने को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक कर देगी तो इसको यहाँ से मुड़ के इधर से जाना होगा। ठीक। तो अब ये जो इतना एरिया बच जाता है, इसमें जो पानी बच जाता है, इसी को क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। अब इस डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो नदी है ये पहले ऐसे फ्लो हो रही थी। ठीक, इस तरीके से। लेकिन बीच में इसने क्या किया है, अपना मुहाना ब्लॉक कर दिया है। किस चीज़ से, अवसाद से।
और बाद में अपना फ्लो चेंज कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पीछे छूट गया, तो इसने एक झील का निर्माण कर दिया। इस झील को क्या कहेंगे? गोखुर झील, क्योंकि इसको ध्यान से देखिए, ये पशुओं के जो पैर होते हैं उनकी आकृति का होता है, इसलिए गोखुर झील नाम रखा गया है, ठीक। लास्ट में नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र में क्या निर्माण करती हैं? डेल्टा का, मतलब जो भी अवसाद बच जाते हैं उनको छोड़ती हुई ये बाद में सागर में मिल जाती हैं, ठीक। ये सामने आपको डेल्टा का दिख रहा है। और क्या इसमें अंतर है प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय नदियों में? देखिए, हिमालय नदियाँ अपने उद्गम क्षेत्र में पूर्वगामी प्रतिरूप बनाती हैं, मतलब ये अपने बहाव के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को काटते हुए आगे बढ़ जाती हैं। क्या रीज़न है इसका? रीज़न यही है कि स्पीड बहुत है इनमें, ठीक है, बहुत तीव्र गति से ये बहती हैं। और जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती हैं, मतलब फ्लो करने लगती हैं मैदानी भागों में, तो ये वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। वृक्षाकार कहने का मतलब एरियल, जैसे आसपास से बहुत सारी सहायक नदियाँ, ब्रांच, जैसे पेड़ों में ब्रांच होता है ना, वैसे ही नदियाँ अपनी सहायक नदियों से मिलके एक प्रतिरूप बनाती हैं, जिसको हम लोग वृक्षाकार बोलते हैं। एक मेन नदी फ्लो हो रही है और बाद में बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें जिधर मन उधर से आके मिल रही हैं, ठीक। नेक्स्ट, हिमालय नदियाँ वर्ष में, मतलब इनमें हिमालय नदियों में 2 बार वर्ष में जलस्तर ऊंचा हो जाता है। खुद सोचिए कब कब होता होगा। एक तो जब हिमालय के हिम पिघलते हैं तब, और दूसरा जब दक्षिण पश्चिम मानसून के समय भरपूर बारिश होती है, तो हिमालयन नदियों के जो जलग्रहण क्षेत्र हैं उनमें अगर मूसलाधार बारिश हुई तो जलस्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय की कोई भी नदी प्रायद्वीपीय नदियों की सहायक नहीं है, ठीक है। और जबकि जो इसका वाइस वर्सा है वो सही नहीं है, ठीक। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रायद्वीप की कोई भी नदी हिमालयन नदी की सहायक नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोन आपको पता है हिमालय नदी की सहायक है, ठीक है। सोन को याद रखिए तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सोन प्रायद्वीपीय भाग से निकलता है, अमरकंटक पठार से, ठीक। तो स्टेटमेंट कौन सा था सही? कि हिमालय की कोई भी नदी प्रायद्वीपीय नदियों की सहायक नहीं है, ठीक है। और हिमालय की कोई भी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। एस्चुरी मतलब ज्वारनदमुख। अब ज्वारनदमुख बोले तो देखिए सिंपल सा, ये भी एक तरीके का, यहाँ देखिए इसको, एक तरीके का ये डेल्टा ही है, लेकिन इसमें क्या है, कीचड़ कह लीजिए, ठीक है, दलदल, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्वारनदमुख, थोड़ा सा यही बता देता हूँ कि ज्वारनदमुख कौन सी नदियाँ निर्माण करती हैं? जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये क्या निर्माण करती हैं? ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वारनदमुख में कीचड़ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अपर्दन करती नहीं है, तो इनके पास उतने ज़्यादा अवसाद होते नहीं हैं, ठीक है। आपको जब ये समुद्र में मिलती हैं तो आपको छोटे छोटे कंकड़ वगैरह ऐसे हल्के फुल्के दिख जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जैसा डेल्टा में दिखता है, ठीक है। तो हिमालय नदियाँ ज्वारनदमुख का निर्माण नहीं करती हैं, मतलब एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। हिमालय की कोई भी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। भ्रंश घाटी मतलब वही, एक समझ लीजिए कि 2 अगर पहाड़ हैं, ठीक है, उनके बीच में रास्ता काट के बहती हुई है, निकल रही है, ठीक, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। नेक्स्ट, हिमालयन नदियाँ सरिता अपहरण एवं शीर्ष अपर्दन के लिए विख्यात हैं, क्योंकि ये नदियाँ अपनी युवावस्था में हैं। सरिता अपहरण का मतलब होता है कि अगर ये हिमालय नदी यहाँ से बह रही है, ठीक, और आसपास कोई छोटी सी नदी बह रही है, तो ये क्या कर लेगी, इसके छोटी वाली नदी का भी जो बेसिन है, नदी बेसिन का क्षेत्र है, उसको भी ये क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी, खुद में मिला लेगी। इसको क्या बोलते हैं? सरिता अपहरण, ठीक। आगे चलते हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो ये मौसमी नदियों का उदाहरण है, क्योंकि ये नदियाँ जल स्रोत के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं और ये अपने पूर्व प्रौढ़ावस्था में है, मतलब बूढ़ी हो रही हैं, इसलिए इनमें अपर्दन की शक्ति क्या है, कम हो गई है। अर्थात ये नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, मतलब जितना काटना है ये काट चुकी, ठीक। अर्थात इनके अपर्दन करने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है।
ये नदियाँ जलप्रपात, क्षिप्रिका एवं निक पॉइंट जैसे स्थल का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुगामी प्रतिरूप का इस्तेमाल मतलब फ्लो करती हैं, जैसे जैसा ढाल बन गया है उसी के अकॉर्डिंग ये बहती जाएंगी। ठीक, इसको बोलते हैं अनुगामी प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप खासकर गोदावरी नदी बनाती है वृक्षाकार प्रतिरूप, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा गोदावरी की सहायक काफ़ी नदियाँ हैं। ठीक, और ये प्रतिरूप रेडियल यानी सिंपल डायरेक्शन में बहते जाना, ठीक है, और सरल रेखीय प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में अच्छा एरियल का मतलब ये हुआ, देखिए एरियल मतलब हुआ कि देखिए यहाँ से निकली ऐसे घूम के कहीं बह गई। जैसे क्लासिकल एग्जांपल कौन सा होगा, नर्मदा और सोन। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, ऐसे घूम के निकल जाती है इधर, सोन चली जाती है इधर। ठीक, सोन के लिंग को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता रहता है, क्योंकि सोन को हमारे यहाँ नद बोला जाता है, नदी नहीं है, नद है, पुल्लिंग है। और जो भी कथाएं हैं, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी हैं, वो भी ये कहती हैं कि सोन क्या है, सोन एक पुरुष था और नर्मदा स्त्री थी, और नर्मदा को प्रेम था किससे, सोन से। लेकिन सोन का अफेयर था नर्मदा माता के किससे, एक सहेली से। ये देख लिया नर्मदा माता ने, तो नर्मदा माता रूट के दूसरी तरफ चली गई और सोन का फ्लो दूसरी तरफ हो गया, मतलब दोनों के रास्ते अलग हो गए। माइथोलॉजिकल स्टोरी है बेसिकली, ज्योग्राफी समझाने का अपना टेक्निक था उन लोगों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष में एक बार जलस्तर ऊंचा होता है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक, और हमने देखा कि हिमालयन नदियों में ये 2 बार होता है। ठीक है, परंतु तमिलनाडु के नदियों में लौटते हुए मानसून के समय जलस्तर ऊंचा होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि तमिलनाडु के क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से ही बारिश होती है। अब देखिए, प्रायद्वीप की जो चंबल, बेतवा, केन एवं सोन यमुना और गंगा की सहायक के रूप में प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीप की नर्मदा, ताप्ती एवं आंशिक रूप से दामोदर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। और चूंकि ये नदियाँ अपने पूर्व प्रौढ़ावस्था में हैं, इसलिए सरिता अपहरण एवं सिर सपर्दन नहीं करती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट समझेंगे कि प्रायद्वीप की वे नदियाँ जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्यों। देखिए, डेल्टा के निर्माण के लिए निम्न दशा का होना अनिवार्य है। कौन सी, एक तो नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होनी चाहिए, दूसरा नदी जलोढ़ मैदानों में अधिक प्रवाहित हो, तीसरा नदी की लंबाई अधिक होनी चाहिए, चौथा सहायक नदियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, और पांचवा क्या, नदी युवावस्था में होनी चाहिए। और ये पांचों कंडीशन कौन फुलफिल नहीं करता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीप की नदी जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं उनमें अवसाद की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये नदियाँ कठोर चट्टान के ऊपर से प्रवाहित होती हैं तथा ये पूर्व प्रौढ़ावस्था की नदियाँ हैं जिनके अपर्दन की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार इन नदियों का उद्गम एवं मुहाना पास है तथा इनकी सहायक नदियाँ भी नगण्य हैं। हालांकि नर्मदा एवं ताप्ती जैसी नदियों की लंबाई अधिक है तथा इनमें अवसाद भी होते हैं, परंतु ये नदी अपने अवसाद से अपने भ्रंश ध्रोणी को भरने का कार्य कर रही है, मतलब जो पहले काटा था अब उसको भरने का काम कर रही है। ठीक, यही कारण है कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में नदी जल विवाद क्या है। देखिए, जल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, कृषि, उद्योग, परिवहन, इन सब के लिए इसका यूज होता है, पेयजल। ठीक है, और भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है कितनी है, 119 सेंटीमीटर है, जो पर्याप्त है। ठीक, परंतु देश में जल संसाधन का वितरण जो है वो बहुत असमान है, और वर्षा की जो प्रवृत्ति है हमारे देश में वो भी कैसी है, इरेगुलर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देश के विभिन्न भागों में जल संसाधन की उपलब्धता एवं मांग में अंतर क्रिएट हो जाता है। कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल ही नहीं हो रही। ठीक, यही वजह है जो नदी जल विवाद को क्या दे देती है, जन्म देती है। भारत में नदी जल विवाद का इतिहास आज़ादी के 1 दशक के बाद से ही देखा जा सकता है, परंतु हाल के वर्षों में मानसून वर्षा की अनियमितता एवं उदारीकरण के बाद के दशकों में जल संसाधन के उपभोग को लेकर नदी जल विवाद में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके निम्न कारण हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से जल क्या है, राज्य सूची का विषय है, अतः राज्यों को नदी जल उपयोग को लेकर विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तभी तो माने चलिए कि अभी तीस्ता जो विवाद है, बांग्लादेश के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है, मतलब सेंटर चाह रहा है, लेकिन जो ममता बनर्जी हैं वो कहती हैं कि आमुई तीस्ता का जल नहीं देबो। ठीक,
तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई जल पे जब अगर आप काम करना हो तो स्टेट को कॉन्फिडेंट में लेना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस में, ठीक है। अतः जब कोई नदी विभिन्न राज्यों से होकर निकलती है तो वे राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार नदी जल का उपयोग करते हैं। इसके कारण नदी जैसे जैसे उद्गम वाले राज्य से मुहाने वाले राज्य की ओर बढ़ती है, मतलब जहाँ से उसका उद्गम हो रहा है और जहाँ ये लास्ट स्टेट, जहाँ उसके बाद ये समुद्र में अपना पानी गिरा देगी, तो उद्गम से जब जैसे जैसे ये मुहाने वाला राज्य की ओर बढ़ती है तो नदी में जल की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अतः निचले बेसिन के राज्य द्वारा जल संसाधन की कमी को लेकर प्रश्न उठाया जाने लगता है। इसके अलावा इस विवाद का एक कारण पर्यावरणीय समस्याओं से भी जुड़ा है। अब देखिए, भारत में जिन राज्यों का उद्गम है वे राज्य या तो पर्वतीय हैं या पठारी हैं। अतः क्या होगा, वहाँ पे ढाल बहुत ज़्यादा होगी तो नदी तीव्र गति से प्रवाहित हो जाएगी, जिसके कारण इन राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, जल जमाव, मृदा अपरदन, मृदा निम्नीकरण जैसी घटनाएं होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ऊपरी बेसिन के राज्य, मतलब जहाँ से नदी निकलती है, ये इन घटनाओं को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बना देते हैं नदियों पे, ठीक। अब जैसे ही ये बांध बना देंगे तो निचले राज्यों को क्या होगा, जल की प्राप्ति कम हो जाएगी, तो इसे क्या हो जाएगा, विवाद खड़ा हो जाएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रगत विकास उपागम के तहत कमांड क्षेत्र विकास की नीति अपनाई गई थी, जिसका लाभ नदी के निचले बेसिन के राज्यों को अधिक हुआ है, ठीक है। अब ये विवाद क्रिएट हुआ तो जाहिर सी बात है ना कि सेंटर रोल प्ले करेगा कि ठीक है, हम इस विवाद का सोल्यूशन कुछ निकालते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम एक कमांड क्षेत्र का विकास कर दे रहे हैं, मतलब नहर टाइप का, जिससे आप अपना बांध वगैरह भी बना लीजिए और हम जो निचले बेसिन के राज्य हैं उनके लिए जो एक्सेस वाटर है उसको सप्लाई कर देंगे कैनल के थ्रू, ठीक। ये क्षेत्रगत विकास उपागम के तहत ये बात कही गई थी। तो इससे क्या हुआ, इस उपागम, ये जो प्लान लाया गया, इससे निचले बेसिन के राज्यों को ज़्यादा लाभ हुआ, ऊपरी बेसिन के राज्यों को इससे अधिक लाभ नहीं हुए, ठीक है। अतः भारत सरकार ने यह नीति बनाई थी कि ऊपरी बेसिन के राज्यों को कमांड क्षेत्र से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी, ठीक। मतलब पानी भाई उसके यहाँ से तो बह के आ रहा है, आप कह रहे हो कि नहर से निचले बेसिन को तो पहुँचा देंगे, ऊपर वालों का क्या, ठीक। तो इनको भी तो भाई सेंटर अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है कोई प्लान तो सबके लिए होना चाहिए। तो इन्होंने कहा, सेंटर ने कहा कि ठीक है, आपको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन कर देंगे, हम कर देंगे, ठीक। लेकिन हुआ क्या, लेट लतीफ़ी, ये जो क्षतिपूर्ति है ये न तो पर्याप्त होती है और न ही समय पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उदारीकरण के बाद आर्थिक विकास में असमानता बढ़ी और जल संसाधन के उपयोग को लेकर जो विवाद है उसने उग्र रूप धारण कर लिया। जैसे 2016 में कावेरी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद हो गया, ठीक है। तमिलनाडु को दरअसल जो जल की प्राप्ति होती है वह केरल या कर्नाटक राज्यों से उद्गम लेने वाली नदियों से आता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जहाँ से नदी निकल रही है उनको तो क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं, लेकिन तमिलनाडु में सिंचाई के साधन इतने ज़्यादा विस्तृत हो गए कि ये चावल क्रांति जैसी दशाएं यहाँ उत्पन्न हो गई, ठीक है। मतलब तमिलनाडु अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करने लगता है, अभी भी करता है, जबकि कर्नाटक को आज भी अपनी आवश्यकता के लिए अनाज का आयात करना पड़ता है अपने यहाँ, ठीक। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो क्या, जाहिर सी बात है, विवाद को जन्म देंगे। इसी प्रकार देखिए, नदी जल विवाद का एक अन्य कारण राजनीतिक एवं क्षेत्रवाद की भावना भी है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र एवं राज्य में समान पार्टी की सरकार होना संभव नहीं है, परंतु 1967 तक केंद्र एवं राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण नदी जल को लेकर कोई खास विवाद नहीं था, क्योंकि डायलॉग से बात बन जाती थी कि ठीक है भाई दे दीजिए, तो दे देते थे पानी, ठीक। बांध की हाइट मत बढ़ाइए तो मान जाते थे। लेकिन जैसे ही 1967 के बाद ये जो क्षेत्रीय दल का प्रादुर्भाव हुआ भारतीय राजनीति में, तो इसने नदी जल विवाद को भी लेके क्या कर दिया, माहौल बना दिया, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकार है केंद्र और राज्य में, तो केंद्र की बात राज्य मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये विवाद जो होंगे वो विकराल रूप धारण करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सहयोगात्मक संघवाद की भावना जो है वो कमज़ोर पड़ी और जिसने नदी जल विवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। इसी प्रकार भारत में राज्यों के गठन का आधार क्या है, भाषा है, और भाषा का संबंध सीधे सीधे स्थानीय लोगों को जोड़ता है। विकास की असमान प्रक्रिया के कारण क्षेत्रवाद की भावना भी बढ़ी है, जिसके कारण उदारीकरण के बाद के दशकों में कई राज्यों में भूमिपुत्र आंदोलन की उत्पत्ति हुई। भूमिपुत्र आंदोलन से मतलब है जैसे महाराष्ट्र में मराठा मानूस का कंसेप्ट है, जो बिहार और यूपी के वगैरह के लोग वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये सारे भूमिपुत्र आंदोलन की एग्जाम्पल है, ठीक।
जिसने स्थानीय मुद्दों को और बढ़ावा दिया। यह भी नदी जल विवाद का एक प्रमुख कारण है। ठीक, आगे चलते हैं। साउथ में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब ये जैसे तेलुगु वर्सेज तमिल हो गए। ठीक, तो इसके मूल में क्या है? नदी जल विवाद है। कुछ प्रमुख उदाहरण क्या है नदी जल विवाद के? केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार विवाद है। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। कर्नाटक और आंध्र के बीच तुंगभद्रा, और कर्नाटक आंध्र तमिलनाडु के बीच कृष्णा जल विवाद। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र गोदावरी जल विवाद। कहने का मतलब है कि नदी जिस जिस स्टेट से फ्लो होकर बहती है, ठीक है, उस स्टेट में नदी जल विवाद होना ही होना है। ठीक, गारंटी है इसकी। मध्य प्रदेश और गुजरात एवं महाराष्ट्र तीनों में नर्मदा जल विवाद। पश्चिम बंगाल झारखंड में मयूराक्षी जल विवाद। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर और साथ में यूपी यमुना जल विवाद। पंजाब हरियाणा सतलज यमुना लिंक, इस पे विवाद है। ठीक, तो विवाद तो हो गया, अब इसके समाधान के लिए कुछ मशीनरी भी चाहिए। तो देखिए मशीनरी में क्या है, आर्टिकल 262 क्या कहता है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए कुछ उपबंध किए जाएंगे, और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। इस बैठक में भी जल विवाद के समाधान हेतु प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक, अंतर्राज्यीय परिषद है, सारे राज्यों के सीएम मिलकर बैठेंगे तो आपस के विवादों को समझाने का एक बेहतरीन मंच ये प्रोवाइड करता है। ठीक, नदी जल विवाद चूंकि 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है, इसलिए ऐसे विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 3 न्यायाधीशों के न्यायिक ट्रिब्यूनल का गठन करता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे कावेरी ट्रिब्यूनल, कृष्णा ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसके साथ साथ एक अधिनियम भी है हमारे यहाँ, जल विवाद अधिनियम 1956। इसमें व्यवस्था यह है कि नदी जल विवाद से प्रभावित राज्य यदि केंद्र से यह आग्रह करें कि केंद्र उस विवाद के समाधान के लिए प्रयास करे तो केंद्र ऐसा करेगा। ठीक, इसके अलावा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 2017 भी है। इसको क्या किया गया, थोड़ा सा अमेंड करके इसको लाया गया है। 14 मार्च 2017 को केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास सह गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न प्रस्ताव हैं। एक स्थायी अधिकरण की स्थापना होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको नाम से दिख रहा है ना, कावेरी ट्रिब्यूनल, कृष्णा ट्रिब्यूनल, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल बन जाएगा। ठीक है, और यही सारी नदियों का क्या करेगा, सारे नदियों के विवाद के समाधान करने का प्रयास करेगा। तय सीमा में जल विवाद के समाधान का प्रयास करेगा। और विवाद समाधान समिति का प्रावधान क्या होगा कि किसी भी विवाद को स्थायी अधिकरण के पास भेजने से पहले यही समिति उसे सुलझाने का प्रयास करेगी। कौन सी? विवाद समाधान समिति। ठीक है, रिड्रेसल कमेटी है बेसिकली। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आप ट्रिब्यूनल के पास मत जाइए, पहले आपस में मिलजुल के सुलझाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा एक तकनीकी सलाहकार की कमेटी होगी, जिसमें जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है IES का, उसके सदस्य रहेंगे इसमें। ठीक, और ये तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी, मतलब जो भी टेक्निकल बातें हैं ये वो बताएगी तकनीकी सलाहकार कमेटी। ठीक, तो ये नदी जल विवाद था। और हम देखते हैं कि थोड़ा सा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से। देखिए, अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है किसको, नदी जोड़ो परियोजना को, और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के बारे में सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन ने दिया था। ठीक है, और इनके इस प्रस्ताव को माला नहर या गारलैंड परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय जल ग्रिड की अवधारणा भी कहते हैं, जिसका विचार सर्वप्रथम 1970 के दशक में KL राव ने दिया था। ठीक है, आगे चलकर 1980 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए जल संसाधन का विकास नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें अंतर्बेसिन नदी जोड़ने का प्रस्ताव शामिल था, परंतु पूंजी एवं तकनीक की कमी के कारण इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन 1999 में जब बीजेपी की सरकार आई तो इसने क्या किया कि इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस ला दिए। उसने कुछ रणनीतिक परिवर्तन लाया। क्या? अंतर बेसिन नदी जोड़ो परियोजना के स्थान पर उसने क्या किया, अंतः बेसिन नदी जोड़ो परियोजना को शामिल किया। ठीक, अब क्या अंतर है दोनों में? मान के चलिए कि अंतर बेसिन का मतलब क्या हुआ कि ये नदी है, मान के चलते हैं कौन सी,
गंगा, और एक ये नदी है सिंधु। तो सिंधु को जोड़ दीजिए गंगा से, ये अंतर बेसिन का एग्जाम्पल हुआ। अंतः बेसिन का एग्जाम्पल क्या होगा? जब ये गंगा है, अब मान के चलिए कि गंगा की सहायक कौन सी है? फल्गु। ठीक, तो आप क्या करिए कि गंगा से और फल्गु में जो गंगा का एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है, फल्गु मत लीजिए, थोड़ा सा इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ तो खुद ही पहले से ही चैनल बना हुआ है। जोड़ना क्या है, मान के चलिए कि अब ये फल्गु रिवर है, ठीक, ये कहीं से बह के आ रही होगी, तो फल्गु रिवर में पानी की कमी है, ठीक है, और इसके आसपास का जो एरिया है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि गया में जो हुआ था, ठीक है, गया में हुआ है गंगा जल उद्वाह परियोजना, सॉरी राजगीर में, गया में बाद में हुआ, राजगीर में ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो आपने क्या देखा था इस एग्जाम्पल में? उस केस में हमने देखा कि गंगा नदी के रिवर को क्या, गंगा नदी के एक्स्ट्रा पानी को क्या किया गया, पंप के सहायता से राजगीर पहुंचा दिया गया, ठीक। तो एग्जाम्पल किसका है? ये अंतः बेसिन का एग्जाम्पल है, यानी कि गंगा के बेसिन में, जो गंगा का फ्लो एरिया है उसके बेसिन में अगर कहीं पानी की कमी है तो इसके एक्स्ट्रा पानी को वहाँ पहुँचा दिया जाए, यही है अंतः बेसिन, ठीक। कोई बार समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलना है। आगे बढ़ते हैं। तो अंतः बेसिन परियोजना को एक्सेप्ट कर लिया किसने? बीजेपी ने, ठीक है, और इस पर विचार करने के लिए सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। सुरेश प्रभु ने बाद में इसमें त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद सीसी पटेल इसके अध्यक्ष बने। परंतु 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक PIL दायर किया गया, जिसके आलोक में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि नदी जोड़ो परियोजना पर आगे बढ़ने या नहीं बढ़ने का निर्णय कार्यपालिका को लेना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जल संसाधन मंत्रालय को एक विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने को कहा, इस प्रस्ताव पर विचार करें। कहने का मतलब है कि देखिए, जो भी कोई भी डेवलपमेंट होता है नदी से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है कई सारे विवाद उठ खड़े होते हैं, ठीक। तो जब ये अंतः बेसिन जोड़ने का डिसीजन लिया गया तो बहुत सारे विवाद, कुछ पर्यावरणीय कारण से, कुछ क्या कि अगर नदी ऐसे ही तो हवा में जोड़ी नहीं जाएगी, उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन अधिग्रहण को लेके भी कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भैया ये डिसीजन किसका है? ये कार्यपालिका का है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रमुख संपर्क नहरों का निर्माण हुआ इस योजना के तहत। तो देखिए, 23 संपर्क नहर बनाने की बात की गई है। पहला है गंगा कावेरी संपर्क नहर, इसके द्वारा गंगा का अतिरिक्त जल कावेरी बेसिन तक लाया जाएगा, ठीक है। ये रहा गंगा से नर्मदा को जोड़ते हुए, ठीक है, और फिर कावेरी तक इसका जल लेके आया जाएगा। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र संपर्क नहर, इसके द्वारा ब्रह्मपुत्र का अतिरिक्त जल गंगा बेसिन में लाया जाएगा। पश्चिमी घाट की नदियों का पूर्व की ओर संपर्क नहर, यमुना चंबल संपर्क नहर और नर्मदा संपर्क नहर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कितना डेवलपमेंट हुआ इसमें? तो मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा को क्षिप्रा नदी से जोड़ा है इसने, और क्षिप्रा जो है इसकी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। आलम यह है इसके पोल्यूशन का और इसमें नदी पानी की कमी का कि जब अभी कुंभ लगा था कहाँ पे, उज्जैन में, तो वहाँ क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है, तो सरकार को इसमें टैंकर का पानी भरना पड़ा था क्षिप्रा नदी के उसमें, मतलब उज्जैन में, इतनी पानी की कमी है यहाँ पे, ठीक। तो नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ा गया है, ठीक। इस प्रकार MP अंतः बेसिन नदी जोड़ो परियोजना को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम नहर को, मतलब पोलावरम नहर के द्वारा गोदावरी को कृष्णा से जोड़ा है, ठीक है, जिससे गोदावरी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ आ रहा है? कृष्णा नदी में आ रहा है, और इससे रायलसीमा जो पठार है वहाँ के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ गई है, ठीक। अब इस परियोजना का नेक्स्ट चरण जो है केन बेतवा संपर्क नहर है, जो UP MP की सम्मिलित परियोजना होगी, ठीक है। इसे पर्यावरण मंत्रालय और NGT की अनुमति मिल चुकी है, ठीक। और यह परियोजना पेंच नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्या लाभ होंगे इससे? देखिए, उत्तरी भारत में बाढ़ पर नियंत्रण लाया जा सकता है, दक्षिण भारत में सूखे में कमी होगी,
जो किसान सुसाइड कर लेते हैं उसमें कमी आएगी। ठीक है, दक्षिण भारत का जो सूखा प्रभावित एरिया है वहाँ भी हरित क्रांति जैसी दशाएँ हो जाएंगी, सिंचाई सुविधा बढ़ जाएगी, तो आंतरिक जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जल कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा जिसमें मखाना, मछली, सिंघाड़ा ये सब। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी और पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके कुछ लिमिटेशन है, क्या है, कई हज़ार हेक्टेयर भूमि जो है वो जल में डूब जाएगी। ठीक है, कई सारे पेड़ को काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पेड़ डूब जाएंगे। ठीक है, इससे शुष्क मौसमी परिस्थितियाँ बढ़ेंगी और मानसून प्रतिरूप भी प्रभावित हो सकता है। जैव विविधता की हानि होगी, बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ पूंजी और तकनीकी कमी तो रहेगी। इसके साथ साथ अब देखिए भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद हैं और उसका समाधान। सबसे पहले सिंधु जल समझौता किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदी के जल बंटवारे को लेकर 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते के अनुसार सिंधु की 3 सबसे पूर्वी सहायक नदी, ठीक है, कौन सी, सतलज, ब्यास और रावी, इसके जल का उपयोग का अधिकार किसको है, टोटली भारत को है। ठीक, जबकि सिंधु एवं उसकी 2 अन्य सहायक जो हैं, चेनाब और झेलम, इसके जल का उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को है, लेकिन टोटली नहीं। भारत सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार, मतलब परिवहन, पेयजल, सिंचाई और जल विद्युत के अनुरूप इन नदियों के यानी सिंधु, चेनाब और झेलम की नदियों के पानी का भी यूज कर सकता है। ठीक, इस समझौते में सिंधु जल आयोग के बैठक का प्रावधान है, यह 2 वर्षों पर होती है। इसमें भारत पाकिस्तान के लोग बराबर सदस्य संख्या में आते हैं और एक दूसरे की आपत्ति सुनते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। ठीक, साल 2006-07 में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को लेकर पाकिस्तान ने विरोध किया था, अतः विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल समझौते के अनुरूप रेमंड लातिफे आयोग का गठन किया गया जिसने भारत के पक्ष में फैसला दिया था। ठीक है, गंगा जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में है, 30 वर्षीय समझौता है जिसके तहत भारत और बांग्लादेश मानसून पूर्व के समय में, मतलब एक एक करके 10-10 दिन लगभग 35,000 सेंटीमीटर क्यूब जल का उपयोग करेंगे। कब, मानसून आने से पहले, मतलब जब पानी की कमी होती है तब। 10 दिन भारत, 10 दिन बांग्लादेश, कितना 35,000 सेंटीमीटर क्यूब जल का। ठीक, और तीस्ता जल को लेकर अब इनके बीच विवाद है क्योंकि बंगाल सरकार जो है वो इसमें थोड़ा सा विवाद का कारण बन रही है, वो देना नहीं चाहती तीस्ता का पानी। थोड़ा सा नदियों का महत्व देख लेते हैं। प्राचीन सभ्यताओं का उदय स्थल है, सिंचाई के साधनों का विकास होता है, उपजाऊ मृदा का निर्माण, नदी परिवहन मार्ग का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्यन, पर्यटन, कच्चे माल की प्राप्ति, पेयजल एवं उद्योग के लिए जलापूर्ति। क्या क्या लिमिटेशन है नदी जल उपयोग की, नदी में पानी ही नहीं है, कम रहता है पानी काफ़ी जगह पे। उसके बाद मौसम के अनुरूप क्या होता है, नदियों में असमान प्रवाह रहता है। ठीक, जैसे अभी बिहार की सोन को जाके देख लीजिए आप, गर्मियों में बिल्कुल सूखी पड़ी मिलेगी और बरसात में देखिएगा तो इतना विकराल दिखेगा कि अंतरात्मा कांप जाएगी। ठीक, उसके बाद प्रदूषण, एक तो ये हमेशा ही बना रहता है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है, ये गाद का बहुत ज़्यादा अधिक होना। ठीक है, खासकर गंगा नदी में कहाँ से लेके मान के चलिए कि इलाहाबाद से लेके, ठीक, इलाहाबाद से लेके और कहाँ तक, आपके पटना में थोड़ा सा आगे जाइए आप, मोकामा तक। ठीक, इस एरिया में गंगा में इतना ज़्यादा गाद है कि यहाँ परिवहन लगभग मुश्किल हो गया है। ठीक है, मतलब फ्रीली यहाँ पे जहाज़ें चल नहीं पाएंगी, काफ़ी सोच विचार के चलाना पड़ेगा। अभी जो गंगा विलास क्रूज गया था, ठीक, ये आपको ध्यान होगा, बीच में फंस गया था एक जगह। ठीक है, क्या रीज़न है उसका, गाद बहुत ज़्यादा है तो सफाई ज़रूरी है। उसके बाद नदियों के बीच जल विवाद है राज्यों के बीच नदी को लेके, और नदी प्रवाह की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी के प्रवाह का मार्ग संकुचित होना। ठीक है, नदियों के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं लोग, इंक्रोचमेंट की काफ़ी समस्या है। तो ये सारी क्या थी, लिमिटेशन थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने भारत का अफवाह तंत्र कंप्लीट स्टडी कर लिया है। ठीक, ये आपके सामने कुछ मेंस के क्वेश्चन रहे कि भारत में नदी जल उपयोग को लेकर बढ़ते नदी जल के समाधान को हेतु विचार सुझाइए। नदी जल जोड़ो परियोजना दक्षिण भारत में द्वितीय हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभा सकती है, टिप्पणी करिए। भारत के भू आकृतिक विशेषता, जलवायु परिवर्तन तथा बाढ़ एवं सूखा के समाधान के संदर्भ में अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजना का मूल्यांकन करिए। नदियों के महत्व को लिखिए
और भारत में नदी जल में के उपयोग में क्या क्या सीमाएं हैं इसकी चर्चा करिए। ठीक, अब कल के वीडियो लेक्चर में हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।